स्टेप वन पे हमने बिग बैंग से लेके 10,000 बीसी तक बात की। फिर स्टेप टू में 10,000 बीसी से हमने ग्रीक सिविलाइजेशन तक बात की। अब चूंकि आगे हमारे पास कैलेंडर चेंज होने जा रहा है, रोमन पीरियड हमारा स्टार्ट होगा और उसके बाद हम एडी में चले जाएंगे, आफ्टर डोमिनी की तरफ आ जाएंगे। और ये जो 2016 तक बात को लेके हमने आना है, तो अब हम इसको इजीली मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रोमन एम्पायर हमारे पास है जी 28 बीसी में। 28 बीसी में किंग ऑगस्टस आते हैं, बहुत फेमस किंग है रोम से। तो किंग ऑगस्टस ने बहुत इसको रोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा फैलाया। फिर वो ये आजकल के अगर हम 50 प्लस कंट्रीज हैं, अगर वो मिलेंगे तो उस दौर की जो रोमन एम्पायर है वो उसकी उसका एरिया हमें क्लियर होगा। यूरोप बहुत बड़ा एरिया, यूरोप का टर्की समेत और परली तरफ से इधर से जो सऊदी अरेबिया तक, जो आज का करंट सऊदी अरेबिया है, वो सारा रीजन रोमन एम्पायर में था। और इसके बाद इनका जो दौर रहा वो 28 बीसी से लेके वो 300 एडी तक रहा। ग्रीक्स को इन्होंने आके मतलब कंकर कर लिया। ग्रीक्स बहुत ज्यादा मतलब पीसफुल हो गए थे, रोमन वॉरियर थे हमेशा से, तो उन्होंने अपने उस स्किल की बेस पे ग्रीक्स को मतलब डिफीट की और बाकी एक रोमन एम्पायर बनी। इसी दौरान फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं और क्रिश्चियनिटी का जो एक रिलीजन है वो हमारे सामने आता है। और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से फिर जो रोमन एम्पायर है वो भी ऑब्वियसली वो क्रिश्चियनिटी के कलर्स उस पे आ गए। और फिर वो 380 तक वो बहुत ज्यादा मतलब फ्लरिश किया, उसने बहुत अपने मतलब अपने आप को मनवाया इन्होंने रोमन ने। इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमने कहा कि रोमन एम्पायर को हम ले रहे हैं, तो रोमन एम्पायर हमारे पास है जी किंग ऑगस्टस से हमने कहा तो 28 बीसी से लेके 300 एडी तक ये रोमन्स रहे हैं। और इन्होंने बहुत वॉर्स का कल्चर था ही था, तो बहुत ज्यादा उस दौर में। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे इसी इसी पीरियड में, और हम शिफ्ट ले चुके कि बीसी से अब हम आगे किसकी तरफ, हम एडी की तरफ आ गए, आफ्टर डोमिनी की तरफ आ गए। इसमें हम अब काउंटिंग की तरफ प्रॉपर, अब आपको इजी इसको है अंडरस्टैंड करना, चूंकि अब हम वो 2016 जिसकी वजह से हम आज 2016 में पहुंचे हैं, वो वाला एज जीरो से शुरू हो गया और अब हम आज 2016 में हैं। तो देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो इस्लाम का ज़हूर है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वो कब हुई है? 570 एडी। 570 एडी में प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की पैदाइश है। और 610 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की थी। तो ये अब हमें इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने अरसे बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया पे भेजा और कितने अरसे बाद उनको नबूवत से नवाजा। अब ये यहां से ये रिलीजियस पीरियड इसको हम कह रहे हैं कि अब्राहमिक रिलीजन्स में से जो पहले हमारे पास थे ज्यूज, फिर उसके बाद क्रिश्चियन, और उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे मुस्लिम्स आते हैं। इस रिलीजियस पीरियड में हमारे पास दो बड़े रिलीजन्स हैं दुनिया के, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। और दूसरी नजर से अगर साइंसेस की नजर से इसको देखते हैं तो तकरीबन इसी दौर को हम डार्क एजेस भी कहते हैं। साइंसेस में जो मूवमेंट्स जिनका आगाज ग्रीक्स ने किया था, वो इस 1000 ईयर में हमें नजर नहीं आती। इस रिलीजियस पीरियड में तकरीबन 1 एडी से लेके हमें वो 900 एडी तक कोई साइंटिफिक रिसर्च कोई इतनी कोई खास नजर नहीं आती। इस वजह से साइंसेस वाले और साइंटिफिक हिस्ट्री में जब आते हैं तो फिर इनको डार्क एजेस कह दिया जाता है। लेकिन 900 एडी के बाद और राउंड अबाउट इसी एज में मुस्लिम साइंटिस्ट आए और उन्होंने लेबोरेटरी कायम की, और उसमें हमारे सामने बड़े बड़े नाम हैं। अगर हम इब्नुल हैशम, उन्होंने वो आई साइट और बहुत कुछ ऐसा जो नजर के ऊपर तहकीक की। और इसके अलावा राजी हैं और
अबू नहयान है, और बहुत सारे हमारे पास नेम्स हैं जो कि उनमें पायनियर्स भी हमारे पास हैं हर सब्जेक्ट के, स्पेशली केमिस्ट्री के। उसकी भी एक बड़ी वजह थी, हर कोई उस वक्त क्रेज हो गया था ये सोना बनाने का फार्मूला ढूंढने का। तो वो इसके लिए वो लेबोरेटरी का इक्विपमेंट भी यूज करना पड़ गया और ये सारा कुछ हो गया। तो इस वजह से ये जो 900 से लेके आगे फिर हम 1000 एडी और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मिडिल एजेस का जो ये हमारा दौर, इसको क्या कहते हैं, 1000 से लेके 1500 तक का जो पीरियड है इसको मिडिल एजेस कहा जाता है। जबकि जो इससे पहले जो 1000 ईयर्स हैं, राउंड अबाउट 180 से लेके 900 950 एडी तक, वो हमारे पास है डार्क एजेस। तो ये जो जहां से अब हम ले रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, मिडिल एजेस में भी थोड़ा सा ह्यूमनिज्म आ गया, इंसानियत प्रस्ती शुरू हो गई और मतलब ह्यूमन राइट्स की बात थोड़ा बहुत हुई। लेकिन असल में जो दौर है, जो दौर जिसने इंसान को दोबारा से रिवाइव किया, उसकी रिसर्च करने की एबिलिटी को और उसे दुनिया को एक्सप्लोर करने की जो एबिलिटी है, वो था हमारा एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिसको रेनेसांस भी कहते हैं। 1500 टू 1600 ये हमारा दौर है, इसको हमने मेंशन करना है और इसी को डिटेल में बात करनी है। देखें, एडी से लेके राउंड अबाउट हमारे पास 1000 एडी तक ये हमारे पास, इनको जो साइंसेस है वो डार्क एजेस के नाम से इसको हम याद रखते हैं। अदरवाइज रिलीजियस पीरियड्स हैं, दो बड़े रिलीजन्स हैं फैल रहे हैं दुनिया में। इसके बाद मिडिल एजेस हमारे हो गए राउंड अबाउट 1000 एडी से लेके 1500 एडी तक, और इसके बाद 1500 टू 1600 है हमारे सामने दौर, जिसको हमने डिस्कस करना है, और वो है रेनेसांस। रेनेसांस रिवाइवल को कहते हैं, शातिसानिया उर्दू में कहा जाता है। ये बेसिकली बनता है, इटालियन रेनेसांस तो आता है 1400 टू 1500, जबकि जो ब्रिटिश रेनेसांस और जनरली यूरोपियन रेनेसांस वो 1500 टू 1600 एडी है हमारे पास है, इसका जो राइट टेन्योर है। इस दौर में हुआ क्या था? एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं इसको, एलिजाबेथन पीरियड को कहते ही हैं पॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रही थी। लेकिन जो इस दौर को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन क्यों कहते हैं, एज ऑफ डिस्कवरी क्यों कहते हैं, ये दो नाम हैं जो हमने रेनेसांस के उस लेवल पे रखे हुए हैं कि चीजों को एक्सप्लोर किया गया। इंसान जब उसने नेवल शिप्स डेवलप किए और वो पूरी दुनिया उसने पता लगाई कि ये गोल है, ये चौरस है, ये क्या चक्कर क्या है, हमारी जो अर्थ है उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। एक थ्योरी है हमारे पास बहुत फेमस, कॉपरनिशियन थ्योरी। निकोलस कॉपरनिकस, उन्होंने ये थ्योरी दी और उन्होंने पहली दफा बताया, ग्रीक्स ने हालांकि इस पर बात की हुई थी पहले, कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ये कॉपरनिकस ने काफी सॉलिड वे से प्रूव किया इसको। लेकिन हुआ क्या कि उन साहब को क्रिश्चियंस ने, जो बहुत ही कंजर्वेटिव ग्रुप था, उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी फैंटी शैंटी लगाई, उसको जेल में भी डाल दिया। तो वजह क्या थी कि इस दौर से पहले तक इंसान एक बहुत ही कंफ्यूज इस एंगल पे था कि सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा थी, जैसे जिसने बता दिया उस तरह मान लिया। बहुत सारे जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स थे उनकी बेस पे ये कहा जाता था कि ये वाला जो मकाम है, ये चूंकि हमारे रिलीजन का यहाँ पे है, इस जगह पे जमीन पे है, तो इसलिए पूरी कायनात इस जमीन के गिर्द घूम रही है, तो इसलिए लोग भी उसी किस्म के थे, तो उन्होंने वो मान लेते थे। लेकिन कॉपरनिशियन थ्योरी ने आके इस चीज को रिफ्यूट किया बड़ा सॉलिड वे से। तो जो वो सुपरस्टिशियस जो बिलीव्स थे वो शैटर होना शुरू हुए, तो एक बड़ी रेजिस्टेंस आई उस तरफ से, जिसका कॉपरनिकस को खुद भी सामना करना पड़ा। लेकिन आफ्टर ऑल फिर जो उसके बाद आगे आफ्टर ऑल गैलीलियो आगे 1610 में उन्होंने बना दी टेलीस्कोप, और वो टेलीस्कोप जब उन्होंने टेलीस्कोप सामने रख के फिर दिखा दिया सबको कि जी ये देख लें अब, तो कंफर्म उन्होंने कर दिया प्रैक्टिकली कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है और अदर प्लैनेट्स भी इसके साथ हैं, और ये सोलर सिस्टम का जो थोड़ी सी शेप है वो भी क्लियर हुई। और असल में ये नए नोशंस आना शुरू हो गए एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड। आप इजाद नहीं कर रहे थे, आप दरियाफ्त कर रहे थे। मतलब अगर हम देखेंगे दूसरी तरफ से,
जो जो हमारे पास है कोलंबस साहब, 1492 में उन्होंने अमेरिका डिस्कवर कर लिया जाके। फिर वास्को डी गामा है, वो इधर पोर्चुगल से चले हैं और ये इधर पहुंचे केप ऑफ गुड होप, वहां से फिर वो इंडिया का रूट उन्होंने डिस्कवर कर लिया। तो ये भी उसी दौर की बातें। ये हमारे सामने है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिस दौर में ये सारी चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं। फिर क्वीन एलिजाबेथ ने फिर वो बना दिए लोगों को, अपने जो जर्नल्स हैं उनको भेजा, कुक, मिस्टर कुक को भेजा उन्होंने, और वो एक्सपेडिशन पे भेजा। वो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने डिस्कवर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ है आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स। वो पहली दफा वहां जाके उन्होंने अपना लैंड किया, वो अपना क्या कहते हैं लंगर अंदाज किया, अपना बैरी जहाज। तो सेल सेल करते थे, साफ जाहिर है बैरी जहाजों के जरिए मूव करते थे। तो वो कुक आइलैंड्स आज भी उनके नाम से याद को रखा जाता है। फिर न्यूजीलैंड वाला एरिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये रीजन भी डिस्कवर हुआ। और फिर इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मेजर थ्योरी आ गई, और वो क्या थी? वो थ्योरी थी निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली एक बड़े ही कह दें कि विटी पर्सन थे। उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी, द प्रिंस उसका नाम है, और उस बुक में उन्होंने किंग्स और क्वींस को कहा कि जी आप पूरी दुनिया पे कब्जा करें, जम के करें, बंदे जितने मारने हमारे, नो इशू। आपकी जो एरिया है, जो आपकी खिता है आपकी सल्तनत का, वो बढ़ना चाहिए हर सूरत में, और उसमें कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो कुछ ऐसे व्यूज थे मटीरियलिस्टिक किस्म के, और वो बहुत ही ज्यादा मतलब तशद्दुद पसंदाना समझ लें। तो ये भी थ्योरी इधर से आ गई। दूसरा जब एक्सप्लोरेशन भी चल रहा है, तो इसने यूरोपियंस को एक बड़ा उठा दिया, और उन्होंने उनके दिमागों में ये चीज भर गई कि भाई जी दुनिया पे कब्जा कर लेते हैं, जो जो जगह जहां खाली पड़ी है उस पर कब्जा कर लेते हैं। उधर से ये जो थ्योरी है मैकियावेली की, मैकियावेलियन थॉट भी बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, और बहुत सारे किंग्स और क्वींस इसको अपने सराहने साथ रख के सोते थे और इसको पढ़ते थे, जिससे उनमें ये जो दुनिया को कंकर करने की एक स्पिरिट पैदा हुई। फिर यूरोपियंस निकले, उन्होंने कॉलोनाइजेशन पीरियड आगाज उसका हो जाता है रेनेसां के बाद। रेनेसां से ही हमारे सामने ये सारी मूवमेंट चलती हैं, कि इसको रेनेसां एक और वजह से भी कहते हैं, रेनेसां रिवाइवल कहते हैं। रिवाइवल तो इसका मतलब कोई चीज पहले दब गई थी जो दोबारा से रिवाइव हो रही है। ऑब्वियसली जो ग्रीक क्लासिकल और जो बड़ा जेन्युइन सा रिसर्च से भरा हुआ जो थॉट था, वो रिवाइव हो रहा है, तो इस वजह से इसको रेनेसां कहते हैं। और इस दौर के बाद फिर इंसान ने जो पूरी दुनिया के ऊपर मतलब कि वो फैल गया और चीजों को एक्सप्लोर किया, और कॉन्टिनेंट्स के की एक्सप्लोरेशन हुई है, और सब ओशन बहुत ज्यादा उनमें प्रूव किया कि जी कौन किधर, रूट्स डिस्कवर हुए सारे, साफ है कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। हालांकि इससे पहले जमीन को एक फ्लैट चीज समझा जाता था, लेकिन कॉपर्निशियन थ्योरी आई, फिर उसके बाद जो गैलीलियो साहब आ गए, फिर उसके साथ ही हमारे सामने जो अभी हमने बात की है कि जो मैकियावेली आ गए, और ये तीन लोग चार लोग जो है ना वो बड़े, इन्होंने वहां पे एक उस दौर के थॉट को, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को फिर बाद में डेवलप किया मैकियावेली ने, और वो कॉलोनाइजेशन पीरियड की सेंस में हमारे सामने आता है। और ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, उन्होंने ज्यादा एरियाज को कंकर किया जाके, ऑस्ट्रेलिया को, फिर अमेरिका पे ज्यादा जो रिच एरियाज है नॉर्थ वाले उनको कंकर किया, जो न्यूयॉर्क और ये वाशिंगटन वाली साइड है। तो अब इसके बाद फिर हमें कॉलोनाइजेशन पीरियड को डिस्कस करना होता है। इस एज को, रेनेसां की एज को जानने के बाद हम आएंगे कि कॉलोनाइजेशन पीरियड क्या है और ये कैसे आगे आगे बढ़ा।